नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। अब तक 163 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। कहां गए किसी को खबर नहीं। पानी का बहाव ही इतना तेज था कि पानी अपने साथ कई लोगों को बहाकर ले गई। लगभग 560 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है कि इतने लोग लापता हैं, लेकिन ये खबर लगातार अपडेट हो रही है। मैंने जब तक ये खबर बनाई और जब तक ये खबर आप तक पहुंचेगा तब तक ये आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि त्रासदी की तस्वीरें ही ऐसी थी। पानी का ये जो जल सैलाब था वो इतना भयानक था कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें चंद सेकंड के अंदर बह गई। तो लोगों का क्या था? बताया जा रहा है कि इसमें 133 भारतीय तीर्थयात्री थे जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे, तीर्थ करने गए थे। बाढ़ की वेग में 9 मोटर योग पुल बह गए। कई अहम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल के बह गए, बर्बाद हो गए। कई बिल्डिंगें जो कई मंजिला बिल्डिंगें थी, सब कुछ बह गई। बाढ़ का वेग इतना भयानक था कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जो आप बीतियां अभी तक सामने आई हैं उसको पढ़कर रूह कांप जाती है। एक पति बता रहा है कि वो बहुत ही कस के अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए था, लेकिन पानी का वेग ही इतना तेज था कि हाथ की पकड़ कमजोर हुई और उनकी पत्नी उनके आंखों के सामने ही बह गई। दिल चीरने वाली ये जो भयानक घटना है, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए और बचने के लिए उन्होंने पेड़ का सहारा लिया। किसी ने एक पेड़ के सहारे अपनी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन किसी को वो पेड़ का सहारा भी नहीं मिल पाया। हाथ छूटा और अपनों का साथ छूट गया। इस तरीके की कहानियां सामने आ रही हैं। ये लोग जब अपनी कहानियां बता रहे हैं कि इन्होंने अपने सामने अपने किसी प्रिय को पानी में बहता देखा और बचा नहीं पाए और फूट कर रोने लगते हैं। बहुत दिल दहलाने वाली ये घटनाएं हैं। सुन लेने के बाद अजीब सा मन में दर्द उभरता है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई चंद सेकंड के अंदर। 30 सेकंड का भी समय नहीं मिल पाया संभलने के लिए, उतने में ही सब कुछ सत्यानाश हो गया। पुल ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर ढह गए। कई पहाड़ी इलाकों का संपर्क अभी भी पूरी तरीके से टूट चुका है। तो जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो जिंदा हैं, मर गए, खाने की व्यवस्था हो पा रही है या नहीं, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पहाड़ी इलाकों में रह रहे जो लोग हैं वो किस हालत में हैं, पूरी तरीके से संपर्क पुल टूट जाने की वजह से टूट चुका है। नेपाल प्रशासन और सेना लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए लोगों को निकालने की जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन लापता लोगों का आंकड़ा इतना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये किसी को पता नहीं है। हर गुजरते पल के साथ अपनों को जिंदा देखने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। जिसको लग रहा था कि हाथ छूटा है तो हो सकता है कि लौट कर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। फूट फूट कर रोते लोग, अपनी पीड़ा अपना टीस बताते लोग हैं सामने। तो ये तो हो गई नेपाल की मुसीबत की बात, लेकिन जब भी नेपाल मुसीबत में होता है भारत उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेपाल परेशान हो और भारत उसका साथ ना दे। दोनों देशों के बीच सिर्फ सरहदों का नहीं बल्कि रोटी और बेटी का भी रिश्ता है। इस महा त्रासदी में भी भारत सरकार ने तुरंत मदद देने के लिए हाथ बढ़ाया। भारत में वायुसेना के C-130J विमान के जरिए 10 टन राहत सामग्री, जिसमें टेंट, सोलर लैंप, दवाइयां, जरूरत की दवाइयां आदि शामिल थे, तुरंत भेजा गया। इस हेलीकॉप्टर से उस जगह मदद पहुंचाई गई जहां नेपाल मदद नहीं पहुंचा पा रहा था। पुल टूट जाने की वजह से, अन्य किसी कारणों की वजह से संपर्क टूट गया था। उन लोगों तक, उन पीड़ितों तक भारत ने जो है वो मदद पहुंचाई है। भारतीय वायुसेना और NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स स्टैंड बाई में अभी भी खड़ा हुआ है, लगातार नेपाल को मदद करने के लिए। राहत सामग्री, दवाई, टेंट, खाने पीने की सामग्री लगातार नेपाल पहुंचाई जा रही है और भारत लगातार नेपाल को मदद कर रहा है। भारत की प्राथमिकता हर वक्त उन इलाकों तक पहुंचने में है जहां नेपाल की टीम नहीं पहुंच पा रही है, संसाधनों की कमी के चलते नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है दोस्तों, नेपाल की
त्रासदी का असर सिर्फ सरहद पार तक सीमित नहीं है। अब नेपाल का ये जो भयानक बाढ़ है उसने भारत में भी दस्तक दे दिया है। इसका सीधा और खौफनाक असर अब हमारे देश में, खास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में देखना शुरू हो चुका है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को सेंसिटिव बताया जा रहा है। किस तरीके की तबाही और त्रासदी होगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। इस पूरी चीज को समझने के लिए आपको नेपाल और भारत के भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल नेपाल ऊंचाई पर है और वहां से निकलने वाली तमाम बड़ी नदियां जैसे कि कोशी, गंडक, घाघरा, राप्ती सीधे सीधे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और उत्तरी बिहार में प्रवेश करती हैं। जब नेपाल में मूसलाधार बारिश हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए तो उसका असर भी भारत पर देखने को मिलता है। अधिक बारिश से वहां के डैम, बैराज ओवरफ्लो करने लगते हैं और उसका सीधा पानी जो है वो भारत में आने लगता है। जब नेपाल अपना पानी छोड़ता है तो वो पानी सीधा बिहार और यूपी के निचले हिस्सों में तबाही लाता है और तबाही का मंजर बहुत खराब होता है। लोगों के आशियाने डूब जाते हैं, घर डूब जाते हैं, परिवार और बहुत सारी चीजें जो है वो डूब जाती हैं। इस समय बिहार का हाल कुछ ऐसा ही है। नेपाल से आए भारी पानी के दबाव के कारण वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोले जा चुके हैं। पूरा का पूरा जो बैराज है उसे खोल दिया गया है। 36 गेट खोले जा चुके हैं और 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। इस वक्त बिहार के कई जिले जो है वो खौफ में जी रहे हैं। कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, वो अपने उफान पर है। कोसी ने कई बार बिहार को ऐसा दर्द दिया है, हर बार कोसी जो है वो बिहार को डुबाता है, कई आशियानों को बहा कर ले जाता है और इस बार फिर से कोसी अपने उफान पर है। वीरपुर, कोसी बैराज और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज लाखों क्यूसेक पानी लगातार जो है उसमें से छोड़ा जा रहा है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, मधुबनी ऐसे कई जिले हैं जिसमें बाढ़ का पानी गांव के घरों तक घुसने लगा है। लोग अब अपने घरों को छोड़ रहे हैं या ऊपर वाले मंजिले पर शिफ्ट कर रहे हैं। जिनके कई मंजिले मकान हैं वो ऊपर वाले मंजिलों पर जा रहे हैं और जिनके कई मंजिला मकान नहीं हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं। खेत पूरी तरीके से डूब चुके हैं, फसल बर्बाद हो चुकी हैं और लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे स्थान पर नेशनल हाईवे पर आ रहे हैं। प्लास्टिक के टेंट लगाकर रहने पर मजबूर हो गए। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरनगर समेत कई 9 जिलों में कम से कम हाई अलर्ट जारी किया गया है और जल संसाधन विभाग के कई अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माहौल है, हाई अलर्ट पर है, इसीलिए अधिकारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। उनकी पूरी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है अभी के लिए। यूपी के भी तराई इलाकों में इसी तरीके की हालत देखने को मिल रही है। पूर्वांचल का हाल भी बिहार जैसा ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज और कुशीनगर प्रशासन को गंडक और नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की कोशिश करने को कहा है। विशेष सतर्कता बरतने और सख्ती का निर्देश दिया है। घाघरा और राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई हैं। आप समझिए, राप्ती नदी और घाघरा नदी का जो लाल लाइन था उसको पार वो कर चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि गोरखपुर, बड़हलगंज, सावस्त्री, महाराजगंज दर्जनों ऐसे गांव हैं जो इस पानी के बहाव में डूब सकते हैं। लोगों की जिंदगी तहस-नहस हो सकती है और इसके लिए लगातार जो है वो जिला मुख्यालय से बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे गांव हैं जिनसे संपर्क टूट भी चुका है। ये भी खबरें कई जगहों पर सामने आई कि गोरखपुर के कई ऐसे गांव हैं, महाराजगंज के कई ऐसे गांव हैं जिनके संपर्क टूट चुके हैं क्योंकि पानी अंदर तक घुस गया है। लोग नाव के सहारे अपनी जिंदगी की डोर खींच रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है। बात यहाँ ये है कि जिस तरीके से नेपाल में कभी बारिश की वजह से, इस बार प्राकृतिक आपदा की वजह से पानी आता है, हर बार बिहार और उत्तर प्रदेश उस पानी के टीस को झेलता ही है। आगे आने वाले 38 से 72 घंटे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 48 से 72 घंटे के बीच यूपी और बिहार में भारी
बाढ़ देखने को मिल सकता है, भारी पानी का बहाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए कई अधिकारियों की ना सिर्फ छुट्टी की गई है बल्कि सबको हाई अलर्ट पे रखा गया है। बाढ़ की आशंका वाले जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं उन पर एनडीआरएफ की टीम को अभी से तैनात कर दिया गया है और राज्य आपदा बल यानी कि एसडीआरएफ की टीम लगातार जो है वो मौके पर तैनात है और पानी के जलस्तर को देख भी रही है। निचले स्तर जैसे कि बगहा और कुछ और ऐसे पंचायत हैं, वहां के लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, अलग से शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है, कम्युनिटी किचन वगैरह की भी तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि यूपी और बिहार में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिर भी सकती है, इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस तरीके की बारिश और बिजली की वजह से राहत कार्य में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। हर साल तो यही होता है, हर साल नेपाल में या तो बारिश ज़्यादा होती है या तो किसी भी कारण की वजह से नेपाल का पानी भारत आता है। हर साल नदियां उफान मारती हैं, हर साल यूपी और बिहार डूबता ही है। हर साल सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके करोड़ों राहत पैकेज बांट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आंसू और मुआवजे के बीच का ये जो खेल है ये कब तक चलता रहेगा? कितने साल लोग अपना घर इसी तरीके से उजड़ते देखेंगे और कितने साल वो बार बार अपना आशियाना बनाएंगे? आखिर बिहार के लोगों की ये नियति बन चुकी है क्या कि हर साल बारिश इनके लिए तबाही लाता है, इनकी जिंदगियां बर्बाद करता है और इनकी पूरी हस्ती खेलती घरों को डुबा कर ले जाता है। इन नदियों के पास रहने वाले लोगों को हर साल ये चीज देखनी पड़ती है। हम स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, न जाने किस किस तरीके की बात करते हैं, लेकिन इस भी दौर में हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं, लेकिन आज के दौर में भी हम बाढ़ से निपटने का कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नेपाल के पहाड़ों पर बिना सोचे समझे ये अंधाधुंध निर्माण हो रहा है, नदियों के किनारे ये जो अतिक्रमण हो रहा है ये हमारे सिस्टम की लापरवाही है और इसका खामियाजा हर बार आम आदमी को भुगतना पड़ता है, जिसके हाथ से कभी उसकी पत्नी का साथ छूट जाता है तो कभी उसका बेटा बह जाता है और वो बेबस बस देखता ही रहता है और नियति को कोसता ही रह जाता है। इस पूरी त्रासदी पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को नेपाल के साथ मिलकर बाढ़ नियंत्रण पर कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए? तो क्या उठाना चाहिए? क्या फिर अगले साल इसी तरीके की तस्वीर हम दोबारा देखेंगे, कुछ लोगों को रोते बिलखते दोबारा देखेंगे और फिर इसी तरीके की खबरें होंगी, हो हल्ला मचेगा और फिर सब शांत हो जाएंगे? सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा जरूर अगर आपके पास हो। नमस्ते। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।